लोगों में एनीमिया के प्रति जागरूकता फैलाएं। एनीमिया बहुत ही छोटी बीमारी मानी जाती है, पर वास्तव में देखें तो हर घर में एनीमिया के मरीज हैं। अगर मैं बात करूं हमारी माताएं या बहनों के बारे में, तो आप देखेंगे वो सुबह सबसे पहले घर में जगती हैं और रात में सबसे आखिरी में सोती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी एंटरप्रेन्योर से ज्यादा काम करती हैं, थक जाती हैं, उनको कमजोरी हो जाती है, बुखार जैसा लगता है और उसके लिए वो बुखार की गोली खा लेती हैं। अपनी परेशानी लोगों से शेयर नहीं करती हैं, जो रिजल्टेंट मिलता है कि उनको अप्लास्टिक एनीमिया या सीवियर एनीमिया जैसी परेशानी हो जाती है। होम्योपैथी इसमें कैसे सहायक है, मैं उस पर बात करूंगा। कारणों के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम कारण ही नहीं जानेंगे तो फिर हम उसका निदान कैसे करेंगे। हमारी किताब में बहुत सारे कारण दिए गए हैं। मैं किताब से आगे होकर के भी बात करूंगा, किताब के अलावा ऐसा क्या है जो एनीमिया के लिए कारण बनता है। तो उसमें हमने देखा कि कई लोग नशा करते हैं। जैसे मेरे पास गुजरात और बिहार के पेशेंट आते हैं। गुजरात में भी शराबबंदी है और बिहार में भी शराबबंदी है। वहां पे लोग शराब पीते हैं और उससे धीरे धीरे उनको बोन मैरो की परेशानी हो जाती है और एनीमिया हो जाता है या प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो होम्योपैथी उसमें कैसे कारगर हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी मैंने पूर्व में कई बार बोला, आपको 2-3 बार, तो बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जब इंदौर आई थी तो उन्होंने मुझे मिलने का सौभाग्य दिया था। वास्तव में एक होम्योपैथी डॉक्टर को इतना सौभाग्य मिलना कम नहीं है, जैसा कि लुबना कमाल जी बोल रही थी। ये कमाल की बात हो सकती है, मतलब मैंने तो सपने में भी सोचा नहीं था। तो क्रेडिट गोज टू ओनली होम्योपैथी और मेरे द्वारा जो एनीमिया के लिए प्रयास किया जा रहा है। लोग बोलते हैं कि हम काम करते हैं तो हमको रिकॉग्नाइज नहीं होता है, तो दिस इज द रिकॉग्निशन। इससे बड़ा रिकॉग्निशन और क्या हो सकता है। उसके बाद सेम डे 10 तारीख को ही, 10 तारीख का हो सकता है मेरा भाग्य फल ज्यादा अच्छा रहा होगा। 10 जनवरी को तो शाम को 4 बजे मेरी मुलाकात हुई देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से, और उनको मैंने बोला कि एनीमिया इतनी गंभीर समस्या है, जब तक बजट में प्राविधान नहीं होगा तब तक एनीमिया का देश में कुछ नहीं हो सकेगा। आपको मैं बताऊं कि हमारे देश में महिला को देवी तुल्य माना गया है, और वो देवी तुल्य मैंने देखा कि 10 जनवरी को मैंने बात करा और 1 फरवरी को बजट में प्राविधान हो गया। तो ये केवल दैवीय शक्ति ही करा सकती है, मैं तो केवल माध्यम मात्र रहा होगा, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा भाग्य फल उस दिन अच्छा रहा होगा। दोनों महिला थी, दोनों को मैंने इस समस्या से अवगत कराया और दोनों ने ही बहुत सहृदयता मुझे बोला कि हम आपकी बात मंत्रालय में रखेंगे, और बजट में प्राविधान हुआ। उसके लिए मैं देश की इस वर्तमान गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि नीरज गुप्ता ने बोला था कि उन्होंने पहले भी राष्ट्रपति महोदय से एनीमिया के लिए बोला था, पर उस समय नहीं हो पाया था। हर चीज का एक यथोचित समय होता है। जैसे मैं आज स्टेज पर हूं और बात कर रहा हूं, तो मुझे ये बात करने में 25 साल लगा है। आप मेरे सामने बैठे हैं, आपकी उम्र 25 साल हो सकती है, तो आपको ऐसा काम करने में अनादर 25 साल लगेगा, तब आप स्टेज पर आएंगे। अभी वो हमारा प्रिंस जो राजकुमार है ना, इस सेमिनार का राजकुमार, वो दिखा रहा था कि उसको गडकरी जी सम्मानित कर रहे थे। तो ऐसा सम्मान पाने के लिए एक यथोचित समय होता है, हर चीज का एक समय निर्धारित है। तो उस समय के लिए आपको बस केवल प्रयास करना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 चीजों के कारण मुझे मिला है। एक तो कठिन मेहनत, मैं अनवरत करते रहा हूं। दूसरा सच्चाई, और तीसरा ईमानदारी। बस ये 3 चीजों का ये प्रतिफल है जो आपके सामने है। मैं ये सेमिनार आयोजित करता हूं, हमारे डेलीगेट से पैसे नहीं लेता हूं। उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है लोगों में होम्योपैथी के प्रति जन जागरूकता लाना। जैसा लुबना कमाल बोल रही थी ना कि वो स्टूडेंट का भी शेयर करेगी उसके किताब में, मैं हमारे स्टूडेंट को बोलते रहता हूं कि आप जब पढ़ते हो तभी से होम्योपैथी के बारे में बुराई न सुनो न करो। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हम होम्योपैथी के बारे में खुद ही बुराई सुनते हैं और खुद ही करते हैं। तो जब हम ही बुराई करेंगे तो हम दूसरों को कैसे रोकेंगे।
तो आप उसके एक्सपीरियंसेस को देखिए, समझिए, जानिए, आप खुद जानने की कोशिश करें हमारी होम्योपैथी में हम किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। हम ऐसी असाध्य बीमारियों के लिए इलाज कर सकते हैं जिसके लिए दूसरे चिकित्सक ये बोलते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपकी इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। आप सोचिए, हम भी उसी दुनिया में रहते हैं, उसी दुनिया में हम वो बीमारियों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एसएलई के मेरे पास भी काफी सारे केसेस आते हैं और उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। एसएलई का इतना अच्छा केस ट्रीट किया और दिखाया हमारे डॉक्टर जयेश पटेल ने। तो ऐसा करने में आपको कितना साल लगेगा? 25 साल, तब आप इस स्टेज पे आएंगे। तो वो आपका लर्निंग फेज है, आज से स्टार्ट हो गया। हमारे कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो हमको 200 साल 270 साल पुरानी मटेरियल मेडिका और आर्गेनान पढ़ाई जाती है। हमारे पास जो सीटी या एमआरआई आया है वो कब आया है? 1987, 1990 या 1999 या 2000 में। जब मैं पास होकर के निकला 1997 में, तो उस समय लोग, मैं गांव के मरीज आते थे तो वो बोलते थे डॉक्टर साहब मेरा फोटो देख लीजिए। फोटो क्या होता था? एक्सरे। एक्सरे को वो गांव के लोग फोटो बोलते थे। बात कब की है? 1997 की, बहुत पुरानी बात नहीं है। उसके बाद फिर सीटी स्कैन आया, उसके बाद एमआरआई आया। तो हमारी जो मटेरिया मेडिका है उसमें संशोधन की जरूरत है। हमको क्लिनिकल मटेरिया मेडिका पढ़ाए जाने की जरूरत है। जैसा कि लुबना कमाल ने बताया कि पेशेंट आया था तो उसका क्रिएटिनिन इतना था, हमने दवाई दिया, उसके बाद इसका इतना हो गया। ये हमारे क्लिनिकल मटेरिया मेडिका में आना चाहिए। ये बात मैंने 10 अप्रैल 2022 को जो हमारा सीसीआरएच का प्रोग्राम था नई दिल्ली में, उसमें बोला था, जहां पे हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी बैठे थे कि हमारे बच्चों को नया जो सिलेबस आएगा उसमें क्लिनिकल मटेरियल मेडिका पढ़ाने की जरूरत है। तो ये क्लिनिकल सेमिनार है जहां पे हम लोग क्लिनिकल केसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसी बीमारियां जो किसी एक चिकित्सा प्रणाली से ठीक नहीं हो सकती हैं। जन जागरूकता की बात किया अभी हमारे सांसद शंकर लालवानी ने, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग हर साल फरवरी के अंतिम संडे से लेकर के 4 मार्च तक रथ चलाते हैं इस शहर में। ये प्रयास दूसरे लोग भी कर सकते हैं उनके शहर में। अभी लुबना का मुझे फोन आया था कि वो ऐसा ही प्रयास किडनी से जटिल परेशानी जो है किडनी के मरीजों के लिए उसके शहर में करना चाहती है। तो मैं बताना चाहता हूं बहुत ही सरल सा प्रयास है। आप आपके शहर में कलेक्टर या कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर से इसके लिए परमिशन ले सकते हैं। लिखित में आपको लेटर देना होगा लगभग 1 महीने पहले, वहां से आपको लिखित में परमिशन मिलेगा और वो परमिशन के तहत आप ये रथ को आप लेकर के जा सकते हैं। हमने विशेष प्रकार की ये गाड़ी बनाई हुई है जिसमें हमारे होम्योपैथी के कुछ चिकित्सा कर्मी जाते हैं, लोगों को घर घर बताते हैं कि ये बीमारी कैसी होती है और इस बीमारी से घरेलू बचाव करेंगे, घरेलू प्रयास करेंगे तो आप कैसे ठीक हो सकेंगे। ये हमने प्रयास किया हुआ है। आप देख रहे हैं इस साल का ये रथ यात्रा है, रथ नीचे आ चुका है। हमारे स्पीकर सभी वहां जाएंगे और उस रथ का अवलोकन भी करेंगे, हमारे डेलीगेट्स भी जाएंगे। हमारा उद्देश्य केवल ये है, हमारा उद्देश्य इसके प्रति ये नहीं कि मेरा बहुत नाम हो जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसी जटिल बीमारियां जो किसी एक चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो सकती हैं, उसके लिए हम कैसे लोगों में जन जागृति लाएंगे। लोगों में जन जागृति कैसे लाएंगे? जब खुद हमें पता होगा कि हमें ये करना कैसे है। बहुत सारी चीजें हमको किताब के बाहर सीखना होता है। किताब तो सारा पढ़ाया जाता है, कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। कॉलेज के टीचर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एमडी होते हैं, पीएचडी होते हैं, सीनियर मोस्ट होते हैं। तो कॉलेज में आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन जो थियरी है और जो प्रैक्टिकल है उसमें बहुत वास्ट डिफरेंस है। जो मेडिकल साइंस है उसको हम कहाँ सीखते हैं? क्लिनिक में, अस्पताल में। जब केस आता है, हमने टीबी पढ़ लिया कि हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ट्यूबरकुलोसिस ऐसा ऐसा लिखा है, लेकिन हमने कभी दवाई नहीं दिया और मरीज को ठीक नहीं दिया किया तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। तो उसके लिए हमको सीखना होता है, कहां पर? क्लिनिक में या फिर अस्पताल में। और ये क्या है? ये कम्युनिटी वेलफेयर के लिए है। ये हमारे पीएसएम में है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में। जब हम कम्युनिटी के समस्याओं को समझेंगे और उनके कम्युनिटी में कैसे हम सुधार लाने का प्रयास करेंगे, वो हम तब करेंगे जब हम खुद कम्युनिटी में जाएंगे। अभी हमारे यहाँ आयुष में आया कि आयुष घर घर, तो जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके पास हमको जाना है। आज ये सेमिनार हम लाइव भी कर रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं आप, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं। अभी लंदन से भी यहाँ ज्वाइन होंगे तो हम उन लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं जो
नहीं आ सकते हैं। मैं जब आयुष मंत्री के एक ओएसडी से मिला, बोले डॉक्टर द्विवेदी आप ये सोचिए कि अगर आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं तो ऐसा युग कब आएगा जब आप लोगों तक पहुंच पाएंगे। इससे बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आएगा। एक सेकंड में आप वर्ल्ड वाइड जुड़ जाते हैं। वो अमेरिका से व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेता है, लंदन से व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेता है, फेस भी देखते हैं, बात भी करते हैं। इससे बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग कब आएगा। और लोग हमसे फोन पर पूछते हैं कि आपके पास सीकेडी का इलाज है, आपके पास एसएलई का इलाज है। बोलते मुझे माइग्रेन हो गया है, इसका होम्योपैथी में इलाज है। आप सोचिए माइग्रेन का सबसे अच्छा इलाज ही होम्योपैथी में है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो ये हमारा काम है। आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, आप होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। आपको जन जागरूकता लाना है। तब आप ये जो मैं कर रहा हूं, अब इसमें मेरा बेटरमेंट कुछ नहीं होना है। मैंने तो राष्ट्रपति से मिल लिया, इससे ज्यादा क्या होगा। भगवान से थोड़ी मिलने जाऊंगा मैं, ये आपके लिए है। जब भगवान से मिलके आऊंगा तो इधर आपको एक्सपीरियंस नहीं बता पाऊंगा। तो ये आप ही के लिए है। आप जब ऐसा प्रयास करेंगे तब आपको भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। अप्लास्टिक, अप्लास्टिक का मतलब होता है कि अब प्लास्टिसिटी उसकी खत्म हो गई है। आप सोचिए अगर आपके शरीर में ब्लड बनना बंद हो जाए, ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाए, तो आप करेंगे क्या। अप्लास्टिक एनीमिया डेवलप्स व्हेन डैमेज अकर्स टू योर बोन मैरो, स्लोइंग डाउन प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। अगर आपके शरीर में ब्लड बनना बंद हो जाए तो आप करेंगे क्या। शरीर चलेगा कैसे बिना ब्लड के। आप कल्पना करके सोचिए, हमारे देश में विभिन्न समुदाय है। जैन धर्म है, वो बिना पानी का उपवास करते। हमारा मुस्लिम समुदाय है, वो रोजा रखते। रमजान का पूरा 1 महीना वो दिन में कुछ खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, थूक भी नहीं निकलते। कभी आपने ऐसा समुदाय देखा कि आज हम श्वास नहीं लेंगे, आज बिना श्वास का हम व्रत रखेंगे, 1 महीने आज से श्वास नहीं लेंगे। हमारे शरीर का ताकत क्या है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ है। ब्लड में। ब्लड से ही तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा। अभी कोविड में हमने देखा लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के घूम रहे थे। क्यों। क्योंकि ऑक्सीजन ही तो जिंदगी है। और वो जिंदगी देता कौन है। ब्लड। अगर ब्लड हमारे शरीर में रुक जाएगा तो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचेगा नहीं। टिश्यू लेवल तक ऑक्सीजन जाने का काम कौन करता है। ब्लड। ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। तो अगर आपके शरीर ने ब्लड सेल्स बनाना बंद कर दिया तो आप तो मर गए ना। आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगा कैसे। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हर 2-2 दिन में उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, हर 2-2 दिन में प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। आप इमेजिन करिए, 2 दिन में ब्लड, 2 दिन में प्लेटलेट, इतना ब्लड आएगा कहां से, इतना पैसा वो पाएगा कहां से। मैं हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जो रोज वो कर्मचारियों के लिए हॉस्पिटल होता है ना, ईएसआई में एक होम्योपैथी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यू लेने गया था। वहां की सुपरिंटेंडेंट को बताया कि मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं एम्स और पीजीआई से जिनका प्लेटलेट काउंट 0 रहता है। वो तो आश्चर्यचकित हो गई, बोले सर फिर वो जिंदा कैसे रहते हैं। मैं बोला वो जिंदा ऐसे रहते हैं कि वो आईसीसीयू में एडमिट होते हैं और उनको प्लेटलेट चढ़ते रहता है, लेकिन प्लेटलेट लगाने के बाद भी प्लेटलेट काउंट 0 होता है। डॉक्टर्स आश्चर्य करते हैं, प्लेटलेट काउंट 0 है, प्लेटलेट चढ़ रहा है। लोग तो डेंगू में थोड़ा सा परेशानी में परेशान हो जाते हैं। 80,000 प्लेटलेट होता है और उसके घर वाले घबरा जाते हैं, क्या सर 80,000 प्लेटलेट हो गया, क्या होगा। 80,000, मेरे पास तो रोज 8,000, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 और 0 लेकर के आता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, इसके सारे टेस्टिमोनियल्स आपको YouTube पे अवेलेबल है। जो मरीज ठीक हो चुके हैं उसके सारे वीडियो में उनसे रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ करके YouTube पे डालता हूँ, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि हम ऐसे मरीज को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मरीज हमको मिलेगा कहां से। वी आर नॉट ईटिंग इमरजेंसीज। हम तो एक क्लिनिक चलाते हैं, दवाखाना। दवाखाने का टाइमिंग क्या होता है, सुबह 10 से 12 या शाम को 4 से 6। और इमरजेंसी क्या टाइम देख करके आएगी। इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। होम्योपैथी पीछे क्यों है, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। वी आर नॉट डीलिंग विद द इमरजेंसी। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है नाक से, मुंह से, आंख से, कान से, तो वो जाएगा कहां। वो तो बेचारा मजबूर है ना, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएगा।
और वहां जाता है तो लोग बोलते हैं होम्योपैथी दवाई से क्या होता है। तो ये होम्योपैथी से दवाई से क्या होता है, उसके लिए आज ये सेमिनार है। फैक्टर्स क्या है? दो तरीके के फैक्टर्स हैं, एक तो टेम्पररी है और दूसरा परमानेंट है। परमानेंट क्या है कि जैसे बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो गया या हेरिडिटी में वो बीमारी आई है। टेम्परेरी क्या है, आपने बहुत ज्यादा पेन किलर खा लिया, आपने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड खा लिया। अभी डॉक्टर जयेश पटेल बात कर रहे थे एसएलई की। एसएलई के पेशेंट आते हैं, बहुत सारा वो स्टेरॉइड खा करके आते हैं। स्टेरॉइड के बाद जब ठीक नहीं होते हैं तब हमारे पास आते हैं। ज्वाइंट के पेशेंट आते हैं, आर्थराइटिस के, वो एक बार डॉक्टर ने लिख दिया पेन किलर, वो खाते रहते हैं सालों सालों। जब पेन किलर खाएंगे तो उनका बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। इसी तरीके से सेक्स पावर बढ़ाने की जो दवाइयां होती हैं वो लोग खाते रहते हैं। ओवर द काउंटर वो अवेलेबल है, डॉक्टर से पूछते भी नहीं है और जाकर के खा लेते हैं। रिजल्ट बोन मैरो फेलियर या बोन मैरो सप्रेशन। इसी तरीके से हमारा जो ये रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, अभी डॉक्टर जयेश पटेल बात कर रहे थे पैनसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पैनसाइटोपेनिया क्या है, जब हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की कमी हो जाएगी तो कंडीशन इज नोन एज पैनसाइटोपेनिया। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी नवंबर में, उसका कैंसर के लिए कीमोथेरेपी हुआ, रेडियोथेरेपी हुआ, उसके बाद वो अस्पताल में क्यों एडमिट हुई, उसका प्लेटलेट काउंट कम हो गया। 27,000 पे अस्पताल में एडमिट हुई, 7 दिन 10 दिन एडमिट रही, उसका प्लेटलेट काउंट 27,000 से 3,000 आ गया। जब 3,000 आ गया तो हमारे डॉक्टर ने बोला कि अब इसको ले जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसको कोई लेडी डॉक्टर उनके रिलेशन में थी, वो देखने गई, उन्होंने बताया कि आप डॉक्टर द्विवेदी से एक बार मिल लीजिए। वो रिपोर्ट लेकर के आए, हमने दवाई दिया और विद इन 15-20 डेज 3,000 से 2,500 3 लाख हो गया प्लेटलेट। 15-20 दिन के होम्योपैथी दवाई से मात्र। और वो 7-10 दिन से अस्पताल में एडमिट थी, उनको ब्लड चल रहा था, प्लेटलेट भी चल रहा था। उनका यूट्यूब पे उन्हीं के आवाज में अनएडिटेड वीडियो डला हुआ है। और क्या है, एक्सपोजर टू क्रॉनिक टॉक्सिक केमिकल्स। अगर मैं केमिकल की बात करूंगा तो आपको डर लगेगा। हम भिंडी में केमिकल खाते हैं, हम लौकी में केमिकल खाते हैं, हम दूध में केमिकल पीते हैं, तो इस तरीके से तो हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे। हमारा हवा जो है वो दुर्गुणपूर्ण है, वो प्रदूषण से पीड़ित है, दिल्ली रहने लायक नहीं है, ऐसी हेडिंग छपती है। तो रहेंगे कहाँ, चंद्रमा पे? पानी गंदा आता है, सीवर लाइन का पानी आता है, तो पिएंगे क्या? तो इसलिए टॉक्सिक केमिकल से आप बचेंगे कैसे? यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, वायरल इन्फेक्शन, मैंने अभी डेंगू की बात किया। और अननोन फैक्टर जिसके लिए हम अभी इडियट है, इडियोपैथिक एक टाइप ही है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ITP, जिसके लिए अभी मेडिकल साइंस इडियट है। जहां पे इनको कोई कारण नहीं मिलता वहां पे डाल देते हैं इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है अभी मेडिकल साइंस इसके लिए मूर्ख है, मतलब हम नहीं खोज पाए। अब देखिए इतना एडवांसमेंट हो रहा है, एक का हार्ट दूसरे में लगा देते, एक का लीवर दूसरे में लगा ले देते, एक का किडनी दूसरे में लगा रहे हैं, लेकिन एक बूंद ब्लड बना पा रहे हैं क्या? ब्लड तो हमको डोनेशन ही करना पड़ रहा है ना लोगों से। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इतना आसान है कि हर किसी को हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता है। हम अपना काम करते हुए फटीग, हर कोई तो फटीग महसूस करता है। अभी मैं आज सुबह सोच रहा था कि यार थोड़ी थकान लग रही है, मैंने वाइफ को बोला तो उसने फट से वाटरमेलन का 1 गिलास जूस दे दिया। वो बोली वाटरमेलन खा लो, मैं बोला खाने के लिए टाइम नहीं है, उधर वो हमारे स्पीकर्स आ गए हैं। तो बोले कोई बात नहीं, ये जूस बना करके दे देती हूँ। तो उसके जूस से मुझे थोड़ी एनर्जी आ गई, क्योंकि वो लाल कलर का था ना, वाटरमेलन तो लाल होता है, लाल कलर की चीजें क्या करती है, खून बढ़ाती है, तो एनर्जी बढ़ाएगी। तो फटीग, अगर आपको वही कार्य करते हुए अचानक से आपको फटीगनेस आ रहा है तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि कहीं खून की कमी तो नहीं हो रही। आसान सा है, CBC कराना है आपको। अगर हीमोग्लोबिन आपका 6 ग्राम 8 ग्राम 10 ग्राम है तो आपको दवाई लेना है। और अगर अच्छा है खुश हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, खून बढ़ जाएगा। कितना आसान सा तरीका है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर आपको वही सीढ़ी चढ़ते हुए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है तो आप समझिए कि आपको खून की कमी हो रही है। मेरे पास LIC का मैनेजर साहब आए, उनकी वाइफ को लेकर के बोले डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को अस्थमा हो गया। मैं बोला सिम्टम,
बोले यार वो तो खाना ही नहीं बना पाती है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाती है, मैंने उसको एस्कलेट किया। अरे यार वॉइस वॉइस तो करो कुछ। आप समझिए कि कोई एक व्यक्ति आता है जिसके वाइफ को खाना बनाने के समय या सीढ़ी चढ़ने के समय ब्रीथलेसनेस होता है। वो हमारे शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखा रहे थे जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है, उनको काहे के लिए दिखा रहे थे? अस्थमा के लिए। मैं बोला लेट जाइए, मैंने उनको एस्कल्टेट किया। जब एस्कल्टेट किया तो आई फाउंड पैन सिस्टोलिक मर्मर, पैन सिस्टोलिक मर्मर फाउंड इन एनीमिया। मैं बोला इसको तो खून की कमी है, इसको अस्थमा नहीं है, एनीमिया है। वो बोले कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, मैं तो इसका अस्थमा का इलाज करा रहा हूँ। मैं बोला ऐसा करते हैं, इसका सीबीसी करा लेते हैं, कल आप मिलिए। मैं बोला इसका हीमोग्लोबिन 6-7 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ। अपने पसंद की लैब में उन्होंने सीबीसी करवाया और अगले दिन आए, थोड़ा नर्वस थे, हीमोग्लोबिन 6.4 था। मैंने बोला ब्लड लगवा लीजिए, बोले नहीं, अब आपने जब डायग्नोस किया है तो ट्रीट भी आप ही को करना पड़ेगा, अब मैं ब्लड नहीं लगाऊंगा, मैं होम्योपैथी इलाज कराऊंगा। और उनको थोड़े समय तक होम्योपैथिक इलाज दिया तो उसका हीमोग्लोबिन 6.4 से 12-13 हो गया। तो इतना सरल सा लक्षण है जिसको हम रोज फील करते हैं और रोज इग्नोर करते हैं। देन रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट, हमारे होम्योपैथी मटेरियल मेडिका में इसके लिए दवाइयां लिखी हुई है, रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट। देन जो समय से पहले गोरी दिखने लगती है, हमारी लुबना जी गोरी दिख रही है, इसका मतलब वो उनको खून की कमी नहीं है। नहीं तो तुम सोचोगे कि वो गोरी दिख रही है या नीरज गुप्ता गोरी दिख रही है या हमारा प्रिंस गोरा दिख रहा है, तो इसका मतलब उसको खून की कमी नहीं है। अगर आप अचानक से गोरे दिखने लगे तो आपकी स्किन पेल हो गई है, उसके लिए सीबीसी कराने की जरूरत है। देन फ्रीक्वेंट या प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन, अगर बार बार आप जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं तो दैट इज माइट बी ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन। अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है या नाक से, कान से, आंख से, हमारे पास इस तरह के ब्लीडिंग लेकर के आते हैं, या फिर सबसे कॉमन है प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेरे पास पेशेंट आते हैं 3 महीने 6 महीने की प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लेकर के। तो अगर इस तरीके का, या फिर आपको पर्फीरिक स्पॉट देखने को मिल रहा है, ऐसा पर्फीरिक स्पॉट लेकर के आती है महिलाएं, और उनको मैं जब पूछता हूँ कि ब्लड का जांच कराओ तो बोले नहीं सर, मैं तो स्किन के डॉक्टर को दिखा रही थी। स्किन का डॉक्टर पर्फीरिक स्पॉट को क्या ट्रीट करेगा? वो तो लगाने की लेपापोती कर रहे थे, क्रीम दे रहे थे। और जब सीबीसी कराते हैं तो वी फाउंड कि उसका प्लेटलेट काउंट कम है। और अभी कोई वो माइग्रेन बता रहा था हमारा वो प्रिंस कि माइग्रेन अगर होगा, सिर दर्द होगा तो पैरालिसिस हो जाएगा। तो माइग्रेन होने या सिर दर्द होने का साधारण सा कारण हो सकता है कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। हमारा अप्लास्टिक एनीमिया का एक टाइप है पीएनएच, पैरासिक्सोल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। उसको रात में ही यूरिन में ब्लड आता है, या फिर रात में ही नाक से ब्लीडिंग होती है, रात में दांत से ब्लीडिंग होती है। ऐसी एक पेशेंट बिहार की थी जो छोटी बच्ची थी, काफी महीने तक मुझे परेशान करती रही, रोज फोन करती थी। अब उसको काफी आराम है होम्योपैथी से। हमारे पास ये सुविधा है होम्योपैथी में कि हमारे पास जो दवाइयां हैं वो टाइमिंग के अनुसार भी है। अगर शाम को 4 बजे आपको परेशानी होती है तो लाइकोपोडियम, अगर रात को 12 बजे से 2 बजे तक परेशानी होती है तो आर्सेनिक एल्बम, अगर रात को 3 बजे 4 बजे परेशानी होती है तो अमोनियम कार्ब। तो आप देखिए होम्योपैथी के पास वो टूल्स है। मेरे पास एक पैथोलॉजिस्ट आए इंदौर के, बहुत बड़े पैथोलॉजिस्ट, उनकी वाइफ को लेकर के आए, बोले कि उसको घुटने में दर्द होता है। मैंने काफी सारा दवाई दिया, उसको आराम नहीं हुआ। फिर 1-1.5 महीने 2 महीने बाद आए, बोले सर उसको तो कोई आराम ही नहीं हो रहा है, आप इतने टाइम से दवाई दे रहे हो। बोले उसको दिन भर दर्द नहीं होता है, रात को 2:30 बजे ही दर्द होता है। तो मैंने उस आधार पर उसको दवाई दिया, अगले 15 दिन में ही आए, बोले यार उसका तो दर्द ही ठीक हो गया। तो हमारे पास टाइम बाउंडेड दवाइयां हैं, ये केवल होम्योपैथी के पास ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट टाइप है फैनकोनीज एनीमिया। इसके लिए भी हमारे पास काफी सारे पेशेंट आते हैं, रेयर है, इनहेरिटेड डिसीज है। मैं रेयर डिसीजेस की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि सेमिनार का टॉपिक ही था रेयर और इनक्योरेबल डिसीजेस, उसको हम क्योरेबल कैसे बना रहे हैं।
रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है डेंगू। बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, डेंगू के पेशेंट होते हैं या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उनका एक बार प्लेटलेट बढ़ जाता है तो उसके बाद दोबारा वो प्लेटलेट काउंट जांच ही नहीं कराते हैं। जांच कब कराते हैं? 2-3 साल बाद उनको कमजोरी लगती है, चक्कर आता है, गिर जाते हैं, जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं वो सीबीसी कराता है तो पता चलता है उसका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम या 4 ग्राम है और प्लेटलेट काउंट 10,000 या 12,000 है। तो जिनको भी डेंगू पूर्व में हुआ है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप 6 महीने में एक बार सीबीसी करा लीजिए। काइंड ऑफ स्किन ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट के काफी सारे पेशेंट आते हैं जिसको ल्यूकोडर्मा है, सफेद दाग की परेशानी है, या एक्जिमा है, सोरियासिस है, वो लोग लगातार लंबे समय तक इलाज कराते रहते हैं। रिजल्ट अप्लास्टिक एनीमिया या बोन मैरो सेपरेशन, देन पेन किलर, देन एंटीपायरेटिक। ये सब जो है ये लोग खुद से ही खाते रहते हैं। हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का बहुत चलन है, तो सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। अप्लास्टिक एनीमिया कैन बी प्रोग्रेसिव या स्लोअर, कभी कभी अचानक से पेशेंट को हो जाता है या फिर कभी कभी लंबे समय से उसको चलता रहता है, पता बहुत देर बाद मिलता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो हमारे सिम्टम्स है उसको इग्नोर नहीं करना है। और अप्लास्टिक एनीमिया कैन बी वेरी सीवियर एंड इवन फेटल। ये कैसा है? फेटल डिसीज के अंतर्गत आता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। जिसका इलाज ही नहीं है, जिसके लिए कोई आंसर नहीं है, उसके लिए वी आर आंसरेबल। वेरी सॉरी अगेन। मुझे सेमिनार के साथ साथ मैनेजमेंट भी देखना पड़ रहा है, इसलिए माफी चाहता हूँ। रोल ऑफ होम्योपैथी इन प्लास्टिक एनीमिया। आप समझिए कि होम्योपैथी का क्या रोल है और ये मैंने जाना कैसे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1999। मैं तब बहुत छोटा होता था, आज थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। 1999 में मेरी इंदौर में भोलाराम उस्ताद मार्ग पे एक क्लिनिक होती थी, छोटी सी। वहां पे एक पेशेंट आया। पेशेंट कहे का आया, उसके अपर पैलेट, मुंह के ऊपरी भाग में एक स्प्रिंग लग गई थी। वो स्प्रिंग को दांत से खेल रहा था। घर में स्प्रिंग को हम लोग दबाते रहते हैं, वो दबा रहा था और स्प्रिंग का ऊपर पोर्शन वो अपर पैलेट में जाकर के चुभ गया। अपर पैलेट में जाकर के चुभ गया और उसको निकाल लिया, उसने घर पे ही निकाल लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो वो चुभा था वहां से ब्लीडिंग होने लगी उसके मुंह में, कंटिन्यू ब्लीडिंग। गांव का मरीज था, वो हमारे शहर में पहुंचा। शहर में एक डॉक्टर को दिखाया। उस डॉक्टर ने उसको बताया कि तो अप्लास्टिक एनीमिया का लक्षण है, आपको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। वो मरीज को डॉक्टर ने बोला कि आपकी ये ब्लीडिंग तो अब बंद ही नहीं होगी। आप सोचिए, उसके मुंह से अपर पैलेट से ब्लीडिंग हो रही है और उस मरीज को डॉक्टर ने क्या बोला, ये तो अप्लास्टिक एनीमिया है, ये ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगी। उसका हीमोग्लोबिन 6 पॉइंट समथिंग था। उस समय मैं बहुत नया नया था होम्योपैथी में। मैं 1996 में पढ़ा था और 1999 की बात कर रहा हूँ। मेरे पास पेशेंट आया, शाम को मैं क्लिनिक चलाता था। मैंने बोला ना क्लिनिक पार्ट टाइम चलाते हैं होम्योपैथी डॉक्टर, मैं भी ऐसा पार्ट टाइम चलाता था, अभी भी वैसे ही चला रहा हूँ। दिन में कॉलेज में पढ़ाने जाता हूँ। तो वो पेशेंट को मैंने हेमामिलिस और फास्फोरस दिया। हेमामिलिस मदर टिंचर और फास्फोरस है ना, एकदम क्लियर कट सिम्टम था। हेमामिलिस ब्लीडिंग के लिए बहुत अच्छी दवाई है और फास्फोरस उसका जो धार की तरह ब्लड आ रहा था। मैंने उसको बोला जब तक सोओगे नहीं, हर आधे आधे घंटे से ये दवाई खाना है। देखो ये मेरा पहला केस था। मैंने उससे पहले कोई प्लास्टिक एनीमिया का मरीज नहीं देखा था, कोई मरीज ठीक नहीं हुआ था। उसको मैंने दवाई दे दिया। ये मुझे नहीं मालूम था कि ब्लीडिंग बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मैंने उसको ये जरूर बोला कि कल सुबह मुझे फोन लगा लेना एक बार। उस समय मेरे पास मोबाइल था 1999 में। उस समय मोबाइल में आउट गोइंग के भी पैसे लगते थे। तो उसने सुबह बहुत खुश होकर के मुझे फोन लगाया, डॉक्टर साहब मेरी ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गई। जितना खुशी मरीज को नहीं हुई होगी, बाय गॉड उससे ज्यादा मैं खुश हो गया। क्यों? होम्योपैथी से ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, वो भी रात भर में। उसको 3-4 दिन से ब्लीडिंग हो रही थी कंटिन्यू, और डॉक्टर ने बोला था कि ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। आप सोचिए, मुझे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा होगा। मैंने बोला ठीक है, अभी दवाई कंटिन्यू रखिए, शाम को फिर आकर के मिलना।
वो शाम को वापस आया, मैंने उसके हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि देखो हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है, आप 2 ब्लड लगवा लो, उसके बाद आप गांव जाओ, क्योंकि गांव जाओगे फिर से कहीं चोट लग गया, ब्लीडिंग हो जाएगी। उसने मेरी बात मान लिया, 2 ब्लड लगवाया, पास के ही अस्पताल में एडमिट होकर के उसका हीमोग्लोबिन 10 पॉइंट समथिंग आ गया। उसको हमने घर भेज दिया, महीने 2 महीने दवाई दिया, दोबारा न तो ब्लीडिंग हुई और उसका प्लेटलेट 1.5 लाख के ऊपर हो गया। आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है और उसका भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है। तो आप सोचिए इतना कमाल कर सकती है होम्योपैथी, और हम लोग डरते हैं सीरियस मरीजों को देखने में, उसका इलाज करने में। होम्योपैथी मेडिसिन अटेम्प्ट टू स्टिमुलेट द हेल्दी पोर्शन ऑफ बोन मैरो। मैं आपको क्यों बता रहा हूं अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में? क्योंकि मैं फिजियोलॉजी का टीचर हूं। हम क्या कर सकते हैं? वी नोज जो बचा हुआ बोन मैरो का पोर्शन है, अगर वो पार्शियली इंपेयर्ड हुआ है तो बचे हुए बोन मैरो का हम तुरंत ही हील करा सकते हैं। उसके जो बोन मैरो के फॉर्मेशन का है उसको हम बढ़ा सकते हैं। वो हमने कहां पढ़ा? बोन सेट। कौन सी मेडिसिन है? यूपेटोरियम परफोरेटम। उसमें लिखा हुआ है कि ये क्या करती है? बोन मैरो को स्टिमुलेट करा सकती है। इसलिए यूपेटोरियम परफोरेटम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर डेंगू। जैसे ही आप डेंगू में यूपेटोरियम परफोरेटम देते हैं तो करती क्या है? तुरंत वो डिस्ट्रक्शन रोक देती है। अगर डिस्ट्रक्शन रुक गया तो रोज हमारे शरीर में 1.5 लाख 2 लाख प्लेटलेट पैदा होता है, रोज 1.5 लाख 2 लाख मर जाते हैं। अगर डिस्ट्रक्शन रुक गया तो आपका तुरंत रिपोर्ट में बेहतर आ जाएगा। तो यूपेटोरियम परफोरेटम इज द बेस्ट मेडिसिन जो हमारे होम्योपैथी के थ्रू हम दे सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं? जो इफेक्ट्स ऑफ एसोसिएटेड कन्वेंशनल थेरापी है। अब किसी को आप बोल दोगे क्या फिर रेडियोथेरापी मतलब कीमोथेरापी मतलब नहीं तो खून कम हो जाएगा, तो कोई आपकी विश्वास मानेगा? नहीं मानेगा। जब वो ये कैसा है मालूम है? ये शादी का वो लड्डू है, जो खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। जब वो कीमोथेरापी करा लेगा, उसके बाद ब्लड की जांच कराएगा, जब प्लेटलेट कम हो जाएगा या हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तब वो आपकी बात पे विश्वास करेगा। पहले आप उसको बोलोगे तो नहीं मानेगा। तो जब कन्वेंशनल मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स है हम उसको भी रोक सकते हैं। आप चाहे तो ये नोट कर ले, हम जो बता रहे हैं दीज आर नॉट मियरली रेमेडीज। ये होम्योपैथी का मिरेकल है। हमारे साइंस में मिरेकल शब्द यूज नहीं होता है, पर मैं रोज होते हुए देखता हूं। वी आर हैविंग फेरम मेटेलिकम। फेरम मेटेलिकम क्या करती है? बोन पेन को कम कराती है। क्या करती है? हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करती है। ऐसी दवाई जो हमारे बोन को स्ट्रेंथन करेगी, वो हमारे बोन मैरो को बेहतर करेगी, उससे हमारा ब्लड का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो फेरम मेटेलिकम इज द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। देन सिंकोना बार्क, चाइना ऑफिशियलिस, क्या है ये? हमारे शरीर से अगर ब्लड का लॉस हो रहा है हीमोरेजिक एनीमिया के लिए बेस्ट मेडिसिन इज सिंकोना बार्क। हमने देखा कि पूरी सिंकोना से तो हेनीमैन ने होम्योपैथी बना दिया और हम सिंकोना से लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। देन नेटम म्यूरेटिकम, पेल इनिशिएटेड, लेडी का नाम ही है नेटम म्यूरेटिकम। हमारे पास दवाई है, अगर उसको खून की कमी हो गई, कमजोरी आ गई, तो मेडिसिन इज नेटम म्यूरेटिकम, उससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके सिम्टम्स दिए हुए हैं। सिम्टम्स टाल लीन सिलेंडर किसका है? कैंसर का। पतला दुबला इमेसिएटेड पेशेंट आया, वी आर हैविंग रिजल्ट। फास्फोरस, फास्फोरस इज द मेडिसिन जहां पे आप खून को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट को मैं रेगुलर फास्फोरस देता हूं और बहुत अच्छे रिजल्ट है। यू कैन गिव, यू कैन ट्राई एंड फिर मेरे ऊपर विश्वास करना दोस्तों, मेरे बोलने से मत विश्वास करना। एलिमिना, जिसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन के कारण वो जोर लगाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, कंटिन्यूअस लॉन्ग ब्लीडिंग, या फिर उसको मिट्टी चाक खाने की आदत होती है। आंसर इज एलिमिना। आर्सेनिक एल्बम रामबाण दवाई है। दुखी, निराश, हताश मरीज दवाई खाना ही नहीं चाहता। क्यों खाएगा? क्योंकि उसको तो बड़े डॉक्टर ने बता दिया ना कि आपकी बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। तो पेशेंट डजंट वांट टू टेक मेडिसिन। आर्सेनिक एल्बम में लिखा हुआ है, वो तो दवाई खाना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको तो समझा दिया गया है कि आपकी बीमारी ठीक ही नहीं होगी। तो आर्सेनिक एल्बम इज द आंसर। उसको आर्सेनिक एल्बम दीजिए, आप उसके अच्छे डॉक्टर हो जाएंगे, वो ठीक भी होगा और उसको दवाई खाने की इच्छा भी हो जाएगी, तो आपकी डॉक्टरी चलती रहेगी।
कैलकेरिया फॉस जो बोन को स्ट्रांग करेगी वो हमारी मेडिसिन है। जब हमारे शरीर में खून ही नहीं रहेगा तो ताकत कहां से रहेगा? तो कैलकेरिया फॉस इज द मेडिसिन। कैलकेरिया कार्प, फिर से वही, बच्चा जो है उसका पेट फूल गया है, कॉन्स्टिपेटेड है, हमारे पास बच्चे लेकर के आते हैं, उसको नाक से ब्लीडिंग होती रहती है, एपिस्टैक्सिस। उनको बच्चों के डॉक्टर बोलते हैं अरे थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन कितना, 4 साल तक उसको ब्लीडिंग होती रहेगी। रिजल्ट अप्लास्टिक एनीमिया। तो हम इसको रोक सकते हैं। नाइट्रिक एसिड ब्लीडिंग पाइल्स की सबसे अच्छी दवाई। हमको क्या करना है? कारण को रोकना है। अगर ब्लीडिंग पाइल्स को आपने ठीक कर दिया, आपकी एनीमिया ठीक हो जाएगी। ओल्ड एज के पेशेंट आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, रोज ब्लीडिंग जाता रहता है, चक्कर खा करके जब गिर जाते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, सीबीसी होता है, तो पता चलता है कि अरे इसका तो हीमोग्लोबिन कम है। कारण प्लास्टिक एनीमिया, ब्लीडिंग पाइल्स। पल्सेटिला, वो निराश दुखी अपने महिला है ना, सीपीआर पल्सेटिला। सीपीआर तो आपसे बात ही नहीं करेगी और पल्सेटिला रोती रहेगी, तो उसके लिए मेडिसिन इज पल्सेटिला। वैसे ब्यूटीफुल लेडी भी बोली गई है, लेकिन रुदेली रोताली रहेगी। रुदाली एक पिक्चर बनी थी ना, तो ये जो है उसकी है, आप देख करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। देन वी आर हैविंग कॉलिकार्प। हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के लिए अलग अलग दवाइयां हैं। जैसे मैंने बोला कि प्लेटलेट के लिए इपिटोरियम परफोरेटम बहुत अच्छी दवाई है, वैसे ही रेड सेल बढ़ाने के लिए हमारे पास कालीकार्प है, फास्फोरस है, फेरम मेटलिकम है। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी बढ़ाने के लिए हमारे पास रस्टॉक्स है, आर्सेनिक है। तो इस तरीके से भी हमारे पास दवाई है। बस वी आर हैविंग लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाया नहीं जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो सीवियर इन्फेक्शन होगा या फिर ब्लीडिंग होगी, रिएक्शन टू द मेडिसिन होगा, ब्लीडिंग पर रेक्टम, ब्लीडिंग पीवी। कंक्लूजन क्या है? होम्योपैथी कैन ट्रीट aplastic anemia if the doses of properly and prescribed medicine are taken on the basis of investigation report। मैंने विशेष तौर पे यहाँ पे लिखा सिम्टम्स क्या होता है। सिम्टम्स दो तरीके के होते हैं, एक तो जो हम आंख से खुद देख सकते हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिव सिम्टम बोलते हैं, दूसरा होता है सब्जेक्टिव सिम्टम जो पेशेंट और उसके साथ वाले बताते हैं, और तीसरा होता है पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जो हमारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दिया होता है। तो हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, कराने की सलाह नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो समझता नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। पेशेंट को हम एमआरआई नहीं सजेस्ट करते क्योंकि एमआरआई के बारे में हमको नॉलेज नहीं होता है। तो आप ऐसा मत करिए। पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, एक्सरे, सोनोग्राफी वो आपको पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल सिम्टम्स बताता है। हम प्रोस्टेट के मरीज को कैसे जानेंगे कि उसका प्रोस्टेट कितना ग्राम का था, उसका पीवीआर कितना ग्राम था, कितना एमएल था? जब हम सोनोग्राफी कराएंगे तभी पता चलेगा। ये कुछ रिसर्च पेपर है, सारे रिसर्च पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है। आप लिखेंगे डॉक्टर ए.के. द्विवेदी प्लास्टिक एनीमिया, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। आप लिखेंगे डॉक्टर ए.के. द्विवेदी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके लिए भी मिल जाएंगे। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बाद भी मिल जाएंगे। ये पेशेंट थी जो लास्ट सेमिनार में यहाँ पे आई हुई थी, आज बिल्कुल ठीक है। उसके मम्मी से बात होती रहती है, दूसरे मरीज भी भेजते रहते हैं, वो दिल्ली में रहती है, इस बार नहीं आ पाई। ये हमारे मसीहा आजम जी थे जो नवंबर में लखनऊ के सेमिनार में प्रेजेंट थे। ये बिहार का दूसरा बच्चा है जो कम उम्र में आया था, वो भी ठीक है। ये इरम शेख है, ये मुंबई में रहती है। इसको डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने से ज्यादा नहीं बचेगी। वो पूरी तरह से ठीक है, ना एलोपैथी दवाई चली ना होम्योपैथी दवाई चली, और प्लेटलेट विद इन नॉर्मल लिमिट है। ये फिल्म मेकर की मेकअप आर्टिस्ट है। ये दिल्ली की रहने वाली है। इसको वहां के डॉक्टर्स ने बोला था कि ये जिंदा नहीं बचेगी, आज भी ये जिंदा है, थैंक्स टू हेनीमैन जी जिन्होंने होम्योपैथी जैसा इजाद किया है। ये हमारा पिछले सालों का कुछ प्रयास है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर द्विवेदी अकेले ही ऐसा प्रयास करें। सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया पे मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं हम उसमें कर क्या सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया दोनों ही न ठीक होने वाली बीमारी है, क्योंकि दोनों ही हेरिडिटी में आती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का शेप चेंज होता जाता है, अर्ध मून शेप या सिकल सेल का शेप ले लेता है, और उसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का फ्लो कम हो जाता है, इसलिए उसको निश्चित अंतराल में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अगर वो ब्लड नहीं चढ़ाएगा तो उसके बॉडी में पेन होगा या फिर एवियन हो जाएगा।
तो उसको हम सिम्टम्स में रिलीफ दे सकते हैं। ऐसे ही थैलेसीमिया में क्या होता है, पेशेंट बार बार जल्दी जल्दी ब्लड चढ़ाता है तो उसके कारण उसके आयरन डिपोजिशन हो जाता है, स्किन में, लीवर में, स्प्लीन में आयरन डिपोजिशन हो जाता है। तो जितना परेशानी उसको बीमारी से नहीं होती है, उससे ज्यादा उसको ब्लड चढ़ाने से हो जाती है। ज्यादा ब्लड चढ़ाएंगे तो आयरन डिपोजिशन हो जाएगा, तो हम आयरन डिपोजिशन को कम कर सकते हैं। पैनसाइटोपेनिया पे भी मैं बात कर चुका हूँ। खाने के लिए हम बताते रहते हैं लोगों को, हमारे घर में अवेलेबल है, गुड़ चना खाइए और रक्त बढ़ाइए या खून बढ़ाइए। होम्योपैथी कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतना शांति से सुना, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद।